नमस्कार बच्चों, मोशन पार्ट 3 में हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। पार्ट 2 में हमने ग्राफ समझे थे बच्चों, उन्हीं ग्राफ को आज हम यूज करेंगे। ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से डेराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लास 9 के अगर आप स्टूडेंट हैं और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपका जो क्लास टेस्ट होते हैं या क्लासरूम एग्जाम्स जो होते हैं आपके फाइनल्स हो, हाफ ईयरली में जब भी ये चैप्टर आएगा बच्चों, तो ये डेरिवेशंस जो होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छे से पढ़ना है, हमें समझना है। तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले अपने ग्राफ जो इसके अंदर यूज किया है हमने वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज किया है बच्चों। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी ऑलवेज कंसीडर ऑन y एक्सिस, टाइम ऑलवेज कंसीडर ऑन x एक्सिस। OA अगर ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी और टाइम है, तो A पर हम मानते हैं बॉडी जो है हमारा वो A पर है। इनिशियली बॉडी स्टार्ट एट अ पॉइंट A वेयर इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉडी जब टाइम 0 है तो ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट A आफ्टर t टाइम, आफ्टर t सेकंड्स कह लो, r कह लो, आफ्टर time t it reaches a uniform acceleration and reaches at a point b where final velocity become v। velocity time ग्राफ है बच्चों ये। तो हमने जब ऑब्जेक्ट को देखा मूव करते हुए तो हमने कंसीडर किया उसे एट अ पॉइंट a। धीरे धीरे उसने वेलोसिटी इंक्रीज किया। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है बच्चों, देखो इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है, तो फाइनल पोजीशन क्या हो गई उसकी b एट अ इन टाइम t। तो फाइनल पोजीशन b, टाइम इंटरवल t लिया, तो ये पूरा जो है हमारा ये कहलाएगा फाइनल वेलोसिटी। bc किसके इक्वल हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि oe और bc आपस में इक्वल होगा, रेक्टेंगल है। तो ग्राफ है, ग्राफ समझ में आया होगा। तो ग्राफ में हमने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब ये स्लोप अपवर्ड होता है बच्चों तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि ऐसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं हम? क्योंकि यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एट अ कांस्टेंट रेट, इसीलिए ये कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर हमने कंटेंट लिखा, इनिशियल वेलोसिटी को हमने u कंसीडर किया है जो OA के बराबर है, OA और CD आपस में इक्वल है। फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के टाइम t सेकंड्स के अंदर OE इज इक्वल टू BC और हमने v कंसीडर कर लिया। BD अगर हमें निकालना है बच्चों, ग्राफ का ये जो पार्ट है BD अगर ये हमें निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे? BC में से अगर हम CD माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। मैथमेटिकली जो अपन करते हैं तो ये पूरा V है और ये U है, तो ये जो पार्ट बचा वो क्या बच गया? V माइनस। अब एक्सेलरेशन का हमें पता है फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें कहां नजर आ रहा है? स्लोप AB। ग्राफ में जब भी अपन रीड करते हैं बच्चों तो इस तरीके के इसको कहते हैं हम स्लोप। किसका? AB का स्लोप। तो AB का स्लोप अगर हमें निकालना है तो स्लोप जो वर्ड आता है वो होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो y एक्सिस कितना है हमारा BD और x एक्सिस कितना है हमारा AD। तो यहां पर स्लोप को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? BD अपॉन AD। अब BD की वैल्यू हमें कितना गिवन है बच्चों? BD हमने निकाला ये रहा V माइनस U और AD हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों? AD है हमारा t, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AT करा जाएगा। AT इज इक्वल टू V माइनस U। U को इधर शिफ्ट कर दें तो U प्लस AT इज इक्वल टू V। दिस विल बी योर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बीच का इंटर रिलेशनशिप होता है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें हम, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने से पहले बच्चों थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालें, एरिया मतलब ये जो बाउंडेड फिगर है, बाउंडेड फिगर मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली कौन सा फिगर नजर आ रहा है बच्चों? ये ट्रापेजियम। ट्रापेजियम है ना, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो फिगर है ये क्या हो गया? ट्रापेजियम हो गया। तो एरिया अंडर द कर्व जब हम निकालेंगे बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो हमें निकल कर आएगा डिस्टेंस। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम दो डायमेंशंस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम निकालें
तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम ही कहलाता है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब दो डायमेंशंस कौन सी मल्टीप्लाइड हो रही है, एक है स्पीड और एक है टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर भी जो एरिया बाउंडेड है वो दो डायमेंशंस कौन कौन सी है हमारी, एक तो है वेलोसिटी और दूसरी है टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम अगर आपस में एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो वेलोसिटी और टाइम अगर मल्टीप्लाइड होता है तो हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, डिस्टेंस की। समझ में आया बच्चों ये? तो इसका मतलब जब भी हम एरिया निकालेंगे ग्राफ का, अगर इसका एरिया निकालेंगे हम ग्राफ का, तो हमारे पास क्या कौन सा डायमेंशन आएगा, किसके बारे में हमें मालूम चलेगा, डिस्टेंस के बारे में मालूम चलेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर तुम्हें किसी न्यूमेरिकल में दे रखा है और पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया, तो वो जो पूरा ग्राफ उसने कवर किया है बच्चों, उसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ये चीज हमें याद रखनी है बच्चों, भूलना नहीं है, क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब अपन डिराइव कर रहे हैं अभी, तो उसमें भी अपन यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रापेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रापेजियम हमारे पास में यहाँ पे दो तरीके से मिलकर बन रहा है। क्या क्या चीजें, एक तो है रेक्टेंगल और दूसरा है ट्रायंगल। इट मींस वी कैन राइट डाउन एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये दो चीजें अगर इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम। फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन में हम एरिया ऑफ ट्रापेजियम अभी अपन ने पढ़ा, अगर एरिया निकालेंगे अपन इस फिगर का तो क्या चीज निकलेगी बच्चों, डिस्टेंस। और इक्वेशन ऑफ मोशन में हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ में। तो s अपन एरिया ऑफ ट्रापेजियम s लिखेंगे। एरिया का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। बच्चों बार बार कह रहा हूं, एरिया किसी भी फिगर का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में निकालते हैं तो हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, डिस्टेंस की। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। तो यहां पर अपन ने s से रिप्रेजेंट कर दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। यही होता है हमारे पास। अब लेंथ अगर अपन यहां पर देखें बच्चों, तो लेंथ हमारी रेक्टेंगल की क्या है, t, और ब्रेड्थ क्या है, u। तो यहां पर हमारे पास आ गया ut। ट्रायंगल के अंदर अगर अपन देखें बेस, तो हमारा पास है t और हमारे पास हाइट है v माइनस u। बच्चों केवल फिगर से देखिए, हमें कॉपी डाउन नहीं करना, इसमें और कुछ नहीं करना। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इनटू t इनटू, अब v माइनस u को अपन देखें यहां पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो v माइनस u हमारा किसके इक्वल आ रहा है, at के इक्वल आ रहा है। तो v माइनस u की जगह अपन क्या पुट कर देंगे बच्चों, at। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ a, t और t क्या होता है, t स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये जो मिला बच्चों हमें, इसको कहते हैं अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर करें बच्चों, तो हर एक इक्वेशन में कोई ना कोई एक डायमेंशन नहीं होता। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस नहीं था, तो किसी न्यूमेरिकल में अगर तुमसे डिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा, इसका मतलब हम ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, बट फाइनल वेलोसिटी कहीं भी नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या इवॉल्व करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, कि अगर किसी जगह हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो अपन ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम निकालें, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी हम क्या यूज करेंगे बच्चों, ये यूज करेंगे। तो थर्ड स्टार्ट करें वापस से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम अगेन फिर से हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। लेकिन इस बार एरिया ऑफ ट्रापेजियम जब अपन लेंगे बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो यहां पर अगेन एरिया ऑफ ट्रापेजियम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, s से। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ रहा है, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है बच्चों इसमें, एक तो है u और एक है पूरा v।
ये वाला पूरा जो है हमें BD जो गिवन है बच्चों, ये पूरा B गिवन है, तो ये पैरेलल साइड और डिस्टेंस बीच का कितना है T, तो यहाँ पे अपन पुट करें तो V प्लस U और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों T। आई होप समझ में आया होगा इक्वेशन। S इज इक्वल टू हाफ V प्लस U T, ये जो T आ रहा है बच्चों, इस T की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम निकालें तो T तो यही रहेगा, A इसके नीचे आ जाएगा, मतलब T की जो वैल्यू है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, T की जो वैल्यू है वो आ गई V माइनस U बाय A। हम इसके अंदर से T को एलिमिनेट कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे T की जगह पे अपन वैल्यू पुट करेंगे V माइनस U अपॉन A। अब ये 2A क्रॉस मल्टीप्लाइड होकर इधर आ जाएगा, इधर जो रह गया हमारे पास में वो बचेगा V प्लस U और V माइनस U। मैथ्स के अंदर V प्लस U V माइनस U हमने पढ़ा है, एक आइडेंटिटी होता है A प्लस B A माइनस B, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो बच्चों ये जो आता है ये कहलाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमेशा याद रखना बच्चों, जितने भी वीडियोस आप देखेंगे उसके अंदर जो V होगा उसको हल्का सा अपन स्लाइटली मोड़ देंगे, U को अपन एज इट इज ही रखेंगे, नहीं तो V और U में आपको डिफरेंस समझ नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे डिस्टेंस भी है, फाइनल वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी भी है, बट इसमें टाइम नहीं है। तो डिपेंड करता है कि हमें क्या दे रखा है बच्चों। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, v is equal to u plus at, अगर अपन लिखें तो v is equal to u plus at। सेकंड के लिए अगर अपन लिखें तो s is equal to ut plus half at square, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखें तो 2as is equal to v square minus u square। ये जो तीन इक्वेशंस कहलाती है, ये इक्वेशंस कहलाती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। बच्चों अच्छे से इसका डेरिवेशन ग्राफिकली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल बेस्ड अगर क्वेश्चंस आपको सिंपलीफाई करने हैं बिना किसी दिक्कत के, तो उसके लिए हमें ये तीनों जो इक्वेशंस है वो लर्न होना जरूरी है। फर्स्ट के अंदर हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, ये सेकंड वाले के अंदर हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, थर्ड वाले के अंदर हमारे पास में टाइम नहीं है। आई होप आपको ये समझ आया होगा बच्चों, थॉरोली इसको पढ़िएगा एक बार फिर से। अगर डायग्राम को समझाएं तो इनिशियली बॉडी इज एट पॉइंट A, आफ्टर t टाइम it reaches at a point B with increasing his velocity, final velocity V हो गई। BD जो डिस्टेंस से निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो V माइनस U आ जाएगा आपको। उसके बाद हमने डिराइव करना स्टार्ट किया, तो एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप होता है y axis upon x axis, तो BD by AD क्रॉस मल्टीप्लाई करा, you get first equation of motion। with the help of first equation of motion you come to know about second equation and थर्ड इक्वेशन। दोनों के अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके सेकंड और थर्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है हमारा वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल, आप लोगों ने सोलर सिस्टम जो है वो पढ़ा है जूनियर क्लासेस में। उसमें क्या होता है, सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से सारे के सारे रोटेट हो रहे हैं। तो उस तरीके की मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एक एग्जांपल है बच्चों, जैसे सपोज एक थ्रेड है हमारे पास और एक स्टोन है, मैंने उसको टाई किया और अपने सर के ऊपर ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, तो वो घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां से उसे फोर्स मिल रहा है जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सर्कुलर पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अगर ये फोर्स नहीं होता तो क्या होता बच्चों, अगर ये फोर्स किसी भी एंड पे किसी भी जगह अगर टूट जाता, कट जाता, इस तरीके से वो रोटेट हो रहा है, अगर ये पॉइंट, ये थ्रेड जो है वो इस जगह, या ये स्टोन जो है वो इस जगह रिलीज हो जाता, तो क्या सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करता हूं? आंसर होगा नहीं, सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं करता। क्या हो जाता, ये अपने टेंजेंट पर निकल जाता, रिलीज हो जाता है, क्योंकि जो फोर्स है जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ के अंदर एक्टिव है, उस तरीके के फोर्स को हम कहते हैं बच्चों सेंट्रल पिटल फोर्स। तो सेंट्रल पिटल फोर्स समझ में आया, वो वाला फोर्स
जो ऑब्जेक्ट को ट्रैवल करवाता है सर्कुलर पाथ में, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सन भी क्या कर रहा है, अर्थ जितने भी प्लैनेट है उन्हें क्या एक तरह का फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से जितने भी प्लैनेट्स है वो उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। जैसे अर्थ मून को नेचुरल सैटेलाइट्स है जितनी भी, उनको क्या कर रही है, एक तरह का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तरह का फोर्स जो है वो उनको दे रही है। उस तरीके के फोर्स को हम कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं बच्चों इन्हें, जो सेंटर की तरफ, सेंटर से लग रहा है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आते हैं हम सर्कुलर मोशन, आपको समझ में आया होगा बच्चों। यूनिफॉर्म वर्ड आगे रख रहा है, या फिर अपन एक बार रीड भी करते हैं। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एग्जांपल आपको मैंने दिया पूरे सोलर सिस्टम में। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप चेंजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करता है तो उसका जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है, इसीलिए उस तरीके के मोशन को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। किसकी वजह से चेंज हो रही है उसकी वेलोसिटी, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन के चेंज होने से हमने पढ़ा था वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आ रहा है बच्चों। तो सर्कुलर पाथ के अंदर वो जो मोशन, जितने भी सर्कुलर मोशंस हैं वो सब कौन से मोशंस कहलाते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहलाते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये तो हमें क्लियर हो गया कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड से जब बॉडी मूव करती है सर्कल के अंदर, उस तरीके के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When a body moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. अब बच्चों ये तो था सर्कुलर मोशन, बट इसके न्यूमेरिकल अगर इस पर बेस्ड आए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है सर्कुलर पाथ के अंदर तो वो अपना कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर। जैसे ये सर्कल है, इसका रेडियस हमने r लिया, वेलोसिटी या स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस। अब यहाँ पे सरकमफ्रेंस किसके बराबर है बच्चों, सर्कल के। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, 2 पाई r। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, हमने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कुछ भी नया नहीं है बच्चों। तो स्पीड वेलोसिटी, क्योंकि उसका कंटीन्यूअसली एक्सेलरेटेड मोशन है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, जितना उसका सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जितनी भी हो टाइम लगा। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके अंदर वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, 2 पाई r अपॉन t करके। आई होप बच्चों आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे। एक तो ग्राफिकल मेथड हमने डिस्कस किया है वीडियो में, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इक्वेशन हमें लर्न होनी चाहिए, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। वेल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और इसकी डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।